Morning everyone, how are you? Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine and you are most welcome in this session. And आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो अभी हमने देखिए बहुत सारे किंग के बारे में पढ़ा है, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन द्वितीय। तो ये बहुत सारे किंग थे। अभी हमें ये पढ़ना है ना कि ये लोग शासन कैसे चलाते थे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आज हमें पढ़ना है इनके बारे में कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। तो अभी हम लोग ये सारा पढ़ चुके हैं, कौन कौन से किंग आए थे। सबसे पहले समुद्रगुप्त, उनके फादर चंद्रगुप्त थे। उनकी माँ थी कुमार देवी जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे एरिया में अपना कंट्रोल कर लिया था। फिर समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट हमने कौन से राजा के बारे में पढ़ा था? हर्षवर्धन। तो अभी हर्षवर्धन जो है उसने अपने उसके ब्रदर इन लॉ को बंगाल के शासक ने मार दिया था। तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया, थानेसर के बाद कन्नौज को भी अपने हाथ, कन्नौज का भी राजा बन गया, बाद में बंगाल पे अटैक किया था। पढ़ा था ना हमने। तो हर्षवर्धन के Yes, बारे ma'am. में बुक लिखी गई है हर्षचरितम। किसने लिखी है ये बुक? हर्षचरितम किसने लिखी है? ट्विटर राइटर का नाम याद है? हर्षचरित किसने लिखी है? No, ma'am. ध्यान से पढ़ा करिए, आप लोग ऐसे भूल जाओगे तो। पता है आपको एसएसटी क्यों डिफिकल्ट मानी जाती है? क्योंकि केवल कुछ ही को याद होती है। जिसको याद होती है ना वो ग्रेट होता है एकदम। तो आपको भी ग्रेट बनना है, लूजर नहीं। तो देखिए अभी हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। सॉरी, रवि कीर्ति नहीं, रवि कीर्ति तो किसके दरबार में थे? पुलकेशिन सेकंड के। ये दिया है हमें हर्षवर्धन के बारे में। ये रहा हर्षचरित। तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी जो कि इनके दरबार में मंत्री थे एक। ठीक है। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन सेकंड के बारे में लिखा है, मिस्टेक हो गई थी। यस, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये लोग शासन कैसे चलाते थे। ओके, तो हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड? इन सभी लोगों का शासन कैसे चलता था, ये लोग कैसे अपने अंपायर को चलाते थे। तो as in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration. तो अभी आपने जो पहले जो जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, महाजनपद वाला, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, अशोक वाला, हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जो किंग थे ना ये सभी किलेबंद दीवारें बनवाते थे और सैनिकों को भी इनकम देते थे और इन सभी के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते थे और वो कहाँ से लेते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। यही पढ़ा था ना हमने। Yes, Yes. ma'am. चलिए तो अभी हमें ये पढ़ना है कि अभी हमने जो पढ़ा है समुद्रगुप्त के बारे में, पुलकेशिन सेकंड के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में, क्या ये लोग भी सेम उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं की तरह शासन चलाते थे? ये पढ़ना है हमें। तो देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल। अब इस समय कुछ नई चीजें आई थी, यानी कि पुरानी चीजों से कुछ हट करके नई चीजें आई। क्या थी वो? Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength. फोर स्टैंड। तो अभी देखिए जो राजा है ना ये अपने विकास के लिए किसी ऐसे आदमी को चुनते थे जो पूरे एरिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। शक्तिशाली का मतलब इकोनॉमी से भी अच्छा हो, वो आर्थिक रूप से भी अच्छा हो, सोशली भी वो अपग्रेडेड हो एंड मतलब पूरी सोसाइटी में उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। अब देखिए जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। तो अभी इनके टाइम पे क्या था ना, बहुत सारी पोस्ट तो हेरिडेटरी रहती थी, वंश पे आधारित। यानी कि अगर अभी इनके दरबार में कोई मंत्री है तो उसका बेटा ही मंत्री बनेगा। अगर कोई पॉइट है तो उसका बेटा पॉइट बनेगा इनके दरबार में। तो ये हेरिडेटरी था, वंशानुगत प्रथा थी, वंश पे आधारित। दिस मीन्स दैट सन सक्सीड फादर टू दिस पोस्ट। यानी कि अभी ये जो पोस्ट है फादर से कहाँ किसको मिल जाती है? बेटे को।
For example, the poet Hari Sen was a Mahadand Nayak, a chief judicial officer like his father. तो देखिए अभी जैसे हरि सेन के बारे में बताया है कि जो हरि सेन थे इनको भी सेम वही पोस्ट मिली। इनके फादर महादंड नायक थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मेन न्याय सुनाते थे दरबार में। तो हरि सेन को भी सेम वही पोस्ट मिल गई अपने फादर वाली। ओके, तो यानी कि अभी इन लोगों के दरबार में क्या था, पोस्ट मोस्टली हेरिडिटी होती थी, वंश पे आधारित होती थी। अब आगे देखिए और क्या बताया है। सम टाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स, कभी कभार ये लोग एक ही आदमी को बहुत सारे काम सौंप देते थे। जैसे अभी पहले वाले टाइम पे क्या था, मगध और महाजनपद में सारे कामों के लिए अलग अलग पर्सन को चुना जाता था, लेकिन अभी इन लोगों ने क्या शुरू किया, एक ही पर्सन को बहुत सारे काम दे देते थे। जैसे अभी स्कूल में हम किसी एक टीचर को बोले चलिए मैथ भी पढ़ाना है, एसएसटी भी पढ़ानी है, हिंदी भी पढ़ानी है, तो सारे सब्जेक्ट पकड़ा दे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर किसी एक पर्सन को बहुत सारे काम दे दिए गए। जैसे कि अभी देखिए पहला तो जैसे भी हरि सेन के बारे में बताया, ये महादंड नायक भी थे यानी कि मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा ये कुमार अमात्य भी थे। कुमार अमात्य का मतलब मंत्री, कुमार अमात्य का मतलब मंत्री हैं दरबार के भी। और क्या थे इसके अलावा, संधि विग्राहिका, यानी कि अभी कभी युद्ध की सिचुएशन आ जाती थी तो सॉल्व आउट कराने का काम भी यही करते थे। तो टोटल 3 पोस्ट थी हरि सेन के पास। ये महादंड नायक भी थे, कवि तो थे ही, दूसरा कुमार अमात्य भी थे और संधि विग्राहक भी थे। तो ये संधि विग्राहक मंत्री थे, यानी कि अभी युद्ध से शांति करवाते थे। तो समझ आ गया आपको, ये अपने दरबार में एक ही पर्सन को बहुत सारे काम सौंप देते थे। चलिए अब और क्या बताया है। Besides, important man probably had a say in a local administration. This include the Nagar Shreshthi or chief banker or merchant of the city, the Sarthav or leader or the merchant karma. अभी देखिए एक चीज और बताइए, इनके टाइम पे जो लोकल ग्रुप थे, यानी कि अभी राजा के मंत्री, राजा का काम क्या था, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब जो बाकी जनता है उनका हेड कौन है, तो ये वहां पे लोकल हेड अपॉइंट कर देते थे। यानी कि अभी देखिए जैसे हमने महाजनपद में पढ़ा था, ये क्या करते थे, हर एरिया का एक मंत्री सेलेक्ट करते थे, और वो मंत्री कौन होता था, उन्हीं का प्रिंस या राजकुमार। पढ़ा था ना हमने। यस मैम। देखिए जैसे अभी अशोक वाली स्टोरी में पढ़ा था हमने कि वो उस टाइम पे क्या होता था, एक किसी राज दरबारी को ही राजा का जो या तो बहुत भरोसेमंद मंत्री होता था या फिर राजा का जो बेटा होता था प्रिंस, वो उसे अपने हर एरिया में अपॉइंट कर देते थे एक एक करके। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है। यस मैम। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है अलग अलग कम्युनिटी के। देखिए जैसे पहले हैं नगर श्रेष्ठी। अब ये नगर श्रेष्ठी कौन है, चीफ बैंकर, यानी कि जो अभी पूरे शहर का सबसे अमीर व्यापारी है, वो व्यापारियों का मुखिया हो गया। दूसरा है सार्थव और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवां। अब जो मर्चेंट कारवां होते थे उनका लीडर कौन होता था, सार्थव एक हेड होता था जो लेके जाता था पूरे कारवां को अपने साथ। दूसरा और क्या बताया हमें, द प्रथम कुलीक और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थ और स्क्राइब। अब देखिए प्रथम कुलीक यानी जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो क्राफ्टिंग करते हैं, इनका एक अलग हेड है, यानी कि अभी जिसने सिखाया होगा सभी को क्राफ्टिंग करना, वो उनका हेड है। दूसरे हैं कायस्थ और स्क्राइब। कायस्थ होते हैं राइटिंग करने वाले, जो किसी की नकल करते हैं, किसी मनुस्क्रिप्ट को दोबारा से उतारते हैं। तो ये जो स्क्राइब हैं लिपिक, किसी चीज की नकल करने वाले। तो यहाँ पर कौन है हेड, जो किसी को सिखाएगा कि कैसे हैंडराइटिंग की जाती है। तो यानी कि अभी हर एक काम के लिए यहाँ पर इन लोगों ने अलग अलग हेड अपॉइंट किए थे। ओके, इतना क्लियर हो गया। यस मैम। अब एक चीज और पढ़नी है, क्या इनका काम ठीक था या पहले वाले राजाओं का ठीक था। तो अब हमें दिया क्या है, द पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव। अब ये जो पॉलिसीज थी ये इफेक्टिव थी, लेकिन but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom। लेकिन अभी पता है आपको, इन सभी ने क्या छोड़ दिया, सभी को बोल दिया कि भाई तुम जिसके हेड हो उसके मुखिया बन जाओ। लेकिन आगे चल के हुआ क्या, जो ज्यादा
प्रॉफिटेबल हुआ, यानी कि अभी जिसने ज्यादा दिमाग लगाया, जो ज्यादा इनकम कमा ले गया, वो अमीर होने के बाद राजा पे भी अटैक कर देता था। अभी हम सेम यही चीज पढ़ेंगे आगे। और ये आप चंद्रगुप्त की स्टोरी में तो पढ़ ही चुके हैं ना। चंद्रगुप्त पहले एक सैनिक था महापद्म नंद के दरबार का, और कौटिल्य ने उसकी हेल्प की थी। और फिर चंद्रगुप्त ने क्या किया, महापद्म नंद जो कि उसके राजा थे उन्हें मार दिया और फिर खुद राजा बन गए थे। याद है ना सभी को स्टोरी? Yes, ma'am. तो Yes, ऐसे ही बाद के टाइम पे भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले छोटी पोस्ट पे थे और राजा ने उन्हें क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया कि तुम अपनी इच्छा से मालिक हो, तुम इनके मालिक हो, और आगे चल के उन्होंने ही फिर राजा पे अटैक कर दिया। चलिए अभी आगे क्या पढ़ना है हमें, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। तो एक नए प्रकार की सेना, कौन सी नई सेना थी? यस, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। तो नए प्रकार की सेना अब कैसे शुरू हुई? लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दीज किंग्स मेंशन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। तो पहले के ही राजाओं की तरह अभी जो राजा थे ये भी लड़ाई करने के लिए, इनकी जो सेना थी वो बहुत ही कुशल थी। क्या क्या रहते थे इसमें? हाथी, रथ, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार। ओके, कैवलरी मैन का मतलब घुड़सवार व्यक्ति। आगे अभी आपको दिया है कैवलरी यानी कि घोड़े, एंड फुट सोल्जर्स, पैदल सिपाही। Beside there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. तो अभी देखिए इनकी जो सेना थी वो बहुत वेल तरीके से थी। हाथी होते थे, रथ होते थे, घोड़े होते थे, पैदल सिपाही होते थे बहुत सारे, और दूसरा एक मिलिट्री लीडर होता था, एक सेना नायक, जो जरूरत पड़ने पर राजा को हमेशा ही सैनिक सहायता दिया करता था। They were not paid regular salaries. अब आगे देखिए क्या बताया है। ये जो सेना नायक होते थे इनका काम होता था पूरी जनता में से लोगों को ढूंढ के उन्हें ट्रेन करना, उन्हें सिपाही बनाना, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी ये सेना नायक उन्हीं सिपाहियों को राजा के पास भेजते थे कि ये सिपाही हैं, ये आपके साथ जाएंगे युद्ध में लड़ने के लिए। लेकिन इस मिलिट्री लीडर को सैलरी नहीं मिलती थी कोई, यानी कि अभी राजा ना इनको कोई सैलरी नहीं देते थे। तो क्या ये मुफ्त में काम करते थे? आपको क्या लगता है, क्या ये मुफ्त में काम करते नो होंगे? मैम, नो मैम, उनको खाना दिया जाता होगा। चलिए अभी देखते हैं तो ये क्यों काम करते थे आखिर। तो ये क्यों करते थे? इनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड। राजा इन्हें कोई जमीन दान में दे देते थे। They collected revenue from the land and used this maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. तो ये इनको जमीन दे दी जाती थी राजा की तरफ से, और ये क्या करते थे, उसी जमीन पे खेती करवा के, जितने किसानों से खेती कराते थे उनसे टैक्स भी लेते थे, यानी कि अभी जितनी उपज होगी उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में लेते थे। और इससे जो इन्हें इनकम होती थी इसी से ये नए घोड़े खरीदते थे, सोल्जर्स को सिखाते थे, नए नए इक्विपमेंट, नए नए औजार खरीदते थे, हथियार युद्ध के लिए, लड़ाई करने के लिए। अब जिन लोगों को राजा के द्वारा जमीनें दी जाती थी इन्हें मिलिट्री लीडर के अलावा सामंत भी कहा जाता था। तो अभी सामंत कौन है? जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी। ठीक है, तो सामंत कौन है? जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। इन्हीं सामंत को आगे जमींदार कहा जाने लगा। जमींदार का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें। तो अब देखिए, whenever the ruler was weak, सामंत tried to become independent. और जैसे ही लगता था कि राजा किसी से हार गया है, राजा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये जो सामंत थे ये मौका ढूंढते थे, और बहुत बार इन सामंतों ने राजा पे अटैक भी कर दिया था। और ऐसा अभी आने वाली हिस्ट्री में हुआ है, 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ना है कि एक ऐसे ही किंग के बारे में। यस, तो अभी आपको इतना समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए अब आगे दिया है हमें, साउथ में कैसा राज्य था, यानी कि अभी जो चालुक्य थे, पल्लवास थे, पुलकेशिन सेकंड जहाँ का राजा था, वहां पर किस टाइप से शासन चलाया जाता था?
तो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली, दिस इंक्लूडेड द सभा। अभी हमें पल्लवास के बारे में क्या पता लगता है इंस्क्रिप्शन से, कि वहां पर एक लोकल असेंबली होती थी जहां पर सभी लोग आकर के मिलते थे, सभा होती थी, विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। और ये सभा किसकी होती थी? मेनली इसमें ब्राह्मण लैंड ओनर होते थे, ब्राह्मण जमीन के मालिक। अब इसमें ये असेंबली क्यों की जाती थी? इसमें ये लोग ये देखते थे सिंचाई कैसे कर, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कृषि के लिए कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है, सड़कें कौन कौन सी बनानी है, मंदिर कहाँ बनाने हैं, अस्पताल कहाँ बनवाने हैं, ये सारी चीजें इस सभा में ये लोग डिस्कस करते थे। अब देखिए आगे आया है एक वर्ड उर। उर क्या है? अभी उर के बारे में आपको 7th क्लास में फिर से पढ़ना है, तो उर याद रखेंगे। उर है क्या? तो उर गांव का नाम है। जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं गांव को, कि ये गांव है कोई सा। अभी आप शहरों में चले जाएं, वहां पर बोला जाता है कॉलोनी, ठीक है। तो ऐसे ही साउथ में जो गांव होते थे, असेंबली जहां पर होती थी, इन्हें क्या कहा जाता था? गांव को उर, ठीक है। तो अभी याद रखना है आपको, साउथ में जो गांव की सभा होती थी, उस बड़े से गांव को क्या कहा जाता था? उर। तो देखिए दिया है हमें, द उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण। तो ये उर ऐसे गांव थे जहां पर जमीनों के मालिक ब्राह्मण नहीं होते थे और बाकी सारे ग्रुप होते थे, यानी क्षत्रिय भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे, शूद्र भी हो सकते थे, केवल ब्राह्मण नहीं होते थे। तो ऐसा गांव जिसमें ब्राह्मणों के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, उस गांव को उर कहा जाता था। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। नगरम क्या था? जहां पर व्यापारी लोग रहते थे एक साथ। तो उर अभी कौन सा गांव है जहां पर किसी भी ब्राह्मण के पास वो जमीनों के मालिक नहीं थे, और नगरम है जहां पर सारे व्यापारियों की संस्था थी। अब आगे देखिए और क्या दिया हुआ है हमें, इट इज लाइकली दैट दीज असेंबली वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट। अब ये जो असेंबली होती थी, इनका मुखिया कौन होता था, असेंबली कौन बुलवा सकता था, और किसके कहने पर सभी लोग इकट्ठा होते थे? तो पूरे एरिया का जो सबसे पावरफुल लैंड ओनर होता था और जो सबसे रिच मर्चेंट होता था, ये दोनों लोग थे जो हेड होते थे, और ये जब चाहे ये असेंबली बुलवा सकते थे। ओके, अभी समझ आ गया आपको? यस मैम। और सेम यही प्रोसेस आगे आने वाले सेंचुरीज तक चली, आगे आने वाले 100 सालों तक। और इसीलिए मैंने अभी आपको बताया है, ये याद रखना है, क्योंकि अभी जो आपका हिस्ट्री का 2nd चैप्टर है 7th क्लास में, उसमें फिर से यही पढ़ना है। उर क्या है, नगरम क्या है, दोबारा बताया जाएगा। तो ये जो असेंबली थी ना, बिल्कुल जैसे अभी ग्राम पंचायत में होता है, एक मुखिया होते हैं, वो सभा बुलाते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सेम ऐसा ही साउथ में भी होता था। चलिए, तो अभी इतना सभी को लर्न हो गया। यस मैम। यस मैम। अब एक नई चीज आती है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लर्न करना है, जो थोड़ा बहुत है वही मैं आपको बताऊंगी, उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो अभी हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में क्या पता लगता है राज्य में, क्योंकि हमेशा देखा जाता है जब भी हम पूरे चैप्टर अभी पढ़ते आए हैं ना, आम जनता के बारे में कम बताया जाता है। तो अभी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में क्या पता लगता है? तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्पस ऑफ द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। तो अभी देखिए, हमें साधारण लोगों के बारे में कोई बताता नहीं है, किसी भी चैप्टर में, किसी भी स्टोरी में साधारण लोगों के बारे में नहीं बताया जाता। नहीं बताया जाता ना? मोस्टली किसके बारे में पढ़ते हैं हम? नो मैम। और क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि उनको भी पता है, लोग ना राजा में इंटरेस्ट लेंगे, साधारण लोग जनता में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। यही तो बताया जाएगा, वो झोपड़ी में रहते थे, घर बना के रहते थे, और इसलिए उनके बारे में ज्यादा नहीं दिया जाता है। ओके, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ झलकियां दी हैं। ग्लिम्पस का मतलब होता है झांकी या झलकियां कुछ। तो साधारण लोगों के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। तो किसी पोइट ने लिखा है यहाँ पर, देखिए अभी कालिदास है, मैंने आपको बताया था कालिदास, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे।
मैंने आपको बताया था ना कल 2 लोग थे, आपको याद रखना है, आर्यभट्ट और कालिदास। ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, चंद्रगुप्त। आप लोगों को याद ही नहीं है, कल मैंने बताया था ना अभी। यस मैम। तो समुद्रगुप्त का जो बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, उसके दरबार में बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग रहते थे। अब देखिए, अब कालिदास हैं, जो कालिदास जिसके बारे में बताया जाता है उन्होंने संस्कृत की रचना की। चलिए, कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपेक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। तो कालिदास को जाना जाता है, इसने राजा के दरबार की घटनाएं लिखी हैं। An interesting feature about this place in that king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. और इनकी इन्होंने जो स्टोरी लिखी है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर सारे लोगों को और राजा को, मोस्टली जो ब्राह्मण हैं, इन्हें संस्कृत में बातचीत करता हुआ दिखाया गया है। यानी कि अभी देखिए, जो कालिदास है ना, वो संस्कृत ही ज्यादा लिखते थे, संस्कृत की रचना उन्होंने की, स्टार्टिंग उन्होंने की। तो उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, उन्होंने आपस में राजा और ब्राह्मण जितने भी लोग हैं उसको आपस में संस्कृत में बात करते हुए दिखाया है। जबकि उनकी रचनाओं में जो साधारण औरतें हैं और आदमी हैं, वो प्राकृत भाषा बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा जो कि शुरू से ही चली आ रही है, जिसको आम लोग जानते थे। अब इनका जो इनकी जो सबसे फेमस रचना है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड यंग मैन नेम्ड शकुंतला। तो उनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, उनके प्यार की कहानी। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन इन द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। तो अभी यहाँ पर हमें एक पार्ट दिया है उसी कहानी का, पूरी स्टोरी नहीं दी है, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बड़ी कहानी है, बहुत मोटी बुक है, पूरी नहीं दी जा सकती यहाँ पे। तो उसी का एक पार्ट दिया है कि किस तरीके से ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। तो किस तरीके से एक गरीब मछुआरे के साथ बाकी लोगों ने, राजा के दरबारियों ने भेदभाव किया था या बुरा व्यवहार किया था। तो देखिए टाइटल क्या है, एक फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली थी। किसकी थी अंगूठी? तो अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग। एक मछुआरे को बहुत ही महंगी अंगूठी मिली। विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। अब ये वो अंगूठी थी जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली सैल्यूटेड बाय अ फिश। अब ये जो शकुंतला है ये बहुत गरीब थी, राजा दुष्यंत राजा थे, तो जब ये शकुंतला से मिलने गए थे तो उन्होंने उसे एक अंगूठी दी थी। और जब वो गई थी नदी में पानी भरने, तो उसके हाथ से वो अंगूठी निकल करके गिर गई थी नदी में। और फिर क्या हुआ, ये अंगूठी अचानक से एक मछली ने निगल ली थी। When he went to the palace with it, अब देखिए ये मछली ने निगल ली, यानी कि अभी ये मछुआरा है, मछलियों को पकड़ के लाया होगा अपने घर पे, और जब मछलियों को फाड़ा होगा इसने बेचने के लिए, तब उसमें से इसे अंगूठी मिली। और अंगूठी को देखते ही ये जान गया कि ये अंगूठी राजा की है, और वो उसे देने के लिए महल में गया। फिर क्या हुआ, द गेटमैन accused him of theft। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो अभी दरबारियों ने क्या आरोप लगाया कि तुमने चोरी की है। तो दरबारी क्या बोलते हैं मछुआरे से, तुमने ना चोरी की है, राजा की अंगूठी तुम्हारे पास कैसे गई। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रैदर र्यूड। और जो चीफ पुलिस ऑफिसर था, राजा का मुख्य पुलिस ऑफिसर जो था, उसने बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया मछुआरे के साथ। However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman। तो अभी जब राजा ने वो अंगूठी देखी तो राजा ने फिशरमैन की बहुत तारीफ की और उसे इनाम भी दिया। And the police officer and the gateman decided to take a share of the reward। अब राजा ने इनाम क्या दिया था मालूम है आपको? वही अंगूठी दे दी फिर से। राजा ने बोला तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें ये अंगूठी दिखी इतनी महंगी थी, फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया, तो ये तुम्हारा इनाम है मेरी तरफ से, रख लो। तो अब जब उसे वो इनाम मिल गई अंगूठी, तो वो लेके वापस आने लगा। तो अब जो पुलिस ऑफिसर थे एंड जो गेटमैन थे, उन्होंने क्या सोचा, टेक टू शेयर ऑफ द रिवॉर्ड, कि उसके इनाम में से ना बंटवारा किया जाए।
और इसके लिए वो कहाँ लेके गए फिशरमैन को? ड्रिंक कराने के लिए, कि जब ये ड्रिंक कर लेगा तो नशे में आ जाएगा और हम इससे छीन लेंगे। तो देखा आपने कितने बेकार थे ना दरबारी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए पहले तो जब वो लेके गया तो भी उसे चोर बताया, और जब उसे इनाम के रूप में वो अंगूठी मिल गई तब फिर से वो सोचने लगे कि इससे छीन लेते हैं हम लोग। चलिए अब आगे दिया है हमें चाइनीज पिलग्रिम्स फाहियान। तो फाहियान अभी जो बौद्ध धर्म के टाइम पे कनिष्क के शासन काल में आया था, नहीं सॉरी हर्षवर्धन के शासन, ये कनिष्क के शासन काल में आया था। हेन स्वांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। तो अभी देखिए फाहियान जब आए थे, the plight of these who were treated as untouchables by the high and mighty। अब जब ये फाहियान आए थे इंडिया में तो इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है, जो इन्होंने नोट किया था इंडिया में, जो कुछ देखा था उसे लिख रहे थे। तो इन्होंने क्या लिखा है, प्लाइट, यहाँ पे प्लाइट वर्ड दिया है, यानी कि भेदभाव, अभी किसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ के जो हाई लोग थे, माइटी लोग थे, ताकतवर थे, वो बाकी लोगों के साथ अनटचेबल्स थे, जो नीची कास्ट के लोग थे उनको छूत मनाते थे, अनटचेबल मानते थे कि इन्हें नहीं छूना है। They were expected to live on the outskirts of the city। और ये जो बेचारे जो अनटचेबल्स थे ये कहाँ रहते थे? आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहर, शहर से बाहर के दायरे में। यानी कि अभी जहाँ पर बड़े लोग रहते थे, यानी कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, इनका इलाका अलग था, और जो शूद्र लोग थे ये अलग रहते थे। ये हमें ऐसा फाहियान ने बताया है अपनी राइटिंग में। एंड उन्होंने और क्या लिखा है, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड। और जब भी कभी किसी अनटचेबल आदमी को मान लो कि इस शहर में आना ही पड़ता था किसी काम की वजह से, तो पहले ये क्या करते थे, आते ही जो बाहर, शहर के बाहर जो एक गेट लगा होता था, ये लकड़ी का टुकड़ा लेके उस पे बजाते थे, स्ट्राइक करते थे, यानी कि लोगों को बताते थे कि हम आ रहे हैं। तब बाकी लोग क्या करते थे, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, बाकी सभी लोग अपने आप को अंदर कर लेते थे घर के अंदर, कि अरे अछूत आदमी आ रहा है, कहीं बाहर निकल गए तो हम लोग छू ना जाए उससे। तो लोग इस आवाज को सुन लेते थे और उन्हें पता लग जाता था, अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, यानी कि अभी उससे छूना नहीं है, टच नहीं होना है, बिल्कुल भी उसके साथ टच नहीं होना है, उससे आमना सामना नहीं होना है, नहीं तो हम लोग भी अछूत हो जाएंगे। तो अभी दिख रहा है आपको कितनी बुरी कंडीशन थी यहाँ पर लो कास्ट वाले पीपल की। Yes, ma'am. अभी जो बी.आर. अम्बेडकर हैं उन्होंने भी बताया था ना अपनी स्टोरी में कैसा, किस तरीके से बिहेव किया गया था उनके साथ। Yes, ma'am. कोई उन्हें रिक्शे पे नहीं बिठा रहा था, कि जो भी रिक्शे पे बिठा लेता वो ये सोच रहा था हम अछूत हो जाएंगे। Yes, ma'am. अब देखिए जो बाण भट्ट हैं, इन्होंने भी राजा के दरबार के बारे में बताया है, किस तरीके से शासन व्यवस्था थी, राजा के आर्मी कैसे थे। ये देखिए, द किंग ट्रेवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट। तो जब भी किंग यात्रा करते थे उनके पास बहुत सारे हथियार होते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पोर्ट, पेन, फर्नीचर, गोल्डन फुटस्टूल, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गॉट, deer, rabbit, vegetables, spices carried on the cart or loaded on a pack of animals such as camels and elephant। तो अभी राजा कहीं भी जाता था यात्रा करने के लिए तो उसके साथ कितना सारा तो सामान लेके जाया जाता था, बहुत सारे हथियार, बहुत सारे औजार रखे जाते थे, और डेली यूज की चीजें, बहुत सारे बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन, फर्नीचर, यानी कि अभी राजा कहीं जाएंगे तो सोएंगे कहाँ पे, बैठेंगे कहाँ पे, सिंहासन भी जाता था साथ में, गोल्डन फुट स्टूल, सोने की मेज भी जाती थी, खाना भी जाता था, बहुत सारे जानवरों को भी ले जाया जाता था। तो अब ये सारा सामान जाता कैसे था, किसी कार्ट पे या फिर किसी जानवर की पैक उसके पीठ पे रख के लाद के लेके जाते थे। कौन कौन से जानवर, या तो कैमल के ऊपर या फिर एलिफेंट के ऊपर।
अब जब भी राजा की बड़ी सी सेना जाती थी, दिस ह्यूज आर्मी वाज accompanied बाय म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ड्रम्स। तो जब भी राजा कहीं निकलता था तो उसके साथ साथ नगाड़े बजाते हुए लोग भी जाते थे। बहुत बड़ी आर्मी, ड्रम बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, ये सारा शोर करते हुए जाते थे। यानी सब पूरी जनता को पता लग जाता था राजा आ रहे हैं और हमें सामने नहीं जाना है। अब देखिए आगे क्या बताया है। Villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts, orchids, gur and flowers and provided fodder for the animals. तो अभी देखिए नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं, तो गांव के कुछ लोग जो माने जाने होते थे, यानी कि अभी बड़े लोग हैं, वो क्या करते थे, रास्ते में आते थे बहुत सारा उपहार लेके कि राजा आ रहे हैं आज हमारे यहाँ, तो राजा के लिए गिफ्ट लेके गुड एंड फ्लावर्स लेके जाते थे। एंड राजा के साथ जितने जानवर हैं उनके लिए चारा भी लेके जाते थे। वो राजा से मिलने की कोशिश भी करते थे एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पेशेंस बिफोर हिम। उनकी कोशिश क्या रहती थी कि हम राजा से मिलें और अपनी कंप्लेंट्स, जो हमारी कंप्लेंट्स हैं, जो हमारी शिकायतें हैं, हम वो राजा से बोलें। तो कभी कभार बोल भी पाते थे, कभी कभार नहीं भी बोल पाते थे। कभी कभार राजा उतर के पूछते थे हर राज्य में आपको क्या परेशानी है। The army left a trail of destruction behind. Elephants often trampled down the hut of villagers, and the auction yoke to the caravans of merchants ran away, scared by the tumult. अब आगे देखिए और क्या बताया है। राजा की सेना जब भी चलती थी तो पीछे विनाश करती हुई चलती थी। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। तो अभी क्या चीजें खराब हो रही हैं, क्या चीजें बर्बाद करके आई राजा की सेना। तो आप इतना तो जानते ही हैं कि जब पतली सी गली में हाथी निकलेगा तो आसपास के एरिया को तो दबाएगा ही। वो साइज तो छोटा होगा नहीं उसका। Yes, एलिफेंट होते थे ना, बहुत सारी झोपड़ियों को कुचल देते थे नीचे। बहुत सारे गांव के जो लोग होते थे जो झोपड़ियों में रहते थे, बहुत सारे लोगों की झोपड़ियां कुचल जाती थी हाथी के पैरों के नीचे। एंड द ऑक्शन योक टू कारवांस ऑफ मर्चेंट रन अवे। अब जब कारवां आता था व्यापारियों का, उसमें ऊंट घोड़े रहते थे बहुत सारे। तो जो जानवर रहते थे ना किसानों के यहाँ, गांव वालों के यहाँ, वो भाग जाते थे डर के कि अरे इतने सारे जानवर आ रहे हैं, कहीं हमें मारने न लगे। तो वो भाग जाते थे डर के। अब बानभट्ट ने आगे क्या बताया है। द whole world was swallowed up in dust। और जब राजा आगे निकल जाते थे तो पीछे धूल छोड़ जाते थे। अभी जब जानवर चलेंगे तो धूल उड़ाते हुए तो चलेंगे ही। तो जैसे ही राजा की सेना आगे निकल जाती थी, कुछ पूरे एरिया में कुछ टाइम के लिए धूल धूल उड़ने लगती थी। चलिए, तो अभी पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। समझ आया सभी को? yes, ma'am. यस। अभी आज की एक तो वर्ड मीनिंग आपको सेंड करनी है 2 चैप्टर की, 2 नहीं 3। एक बार ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए, बताया हरिसेन कंपोज्ड अ प्रशस्ति इन अ प्रेज ऑफ गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। तो क्या ये करेक्ट है? क्या हरिसेन ने गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में लिखा है? यस, राइट और रॉन्ग? अभी हरिसेन के बारे में पढ़ा था ना आपने। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था। ये तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। गिरा तो Yes, ma'am, सही है। ये करेक्ट है। गौतमीपुत्र शतकर्णी की जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी? हरिसेन ने। अभी देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ये वो जो पैराग्राफ दिए थे, समुद्रगुप्त का अधिकार कहाँ कहाँ पर था, उसी वाले टॉप पैराग्राफ से पूछा है। सेकंड देखिए, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त ब्राउड ट्रिब्यूट फ्रॉम समुद्रगुप्त। तो क्या जो आर्यवर्त के जो रूलर थे, क्या वो समुद्रगुप्त के लिए चीजें लेके आते थे?
उससे सहायता देते थे आर्यावर्त के रूलर। यस, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये मैम फॉल्स होगा। ये फॉल्स है क्योंकि अभी आर्यावर्त के सारे रूलर्स ब्राह्मण थे, तो यहाँ को तो उसने उखाड़ के फेंक दिया था ना ब्राह्मणों के शासन को कंप्लीटली। यस मैम, मैम 9, यस मैम, 9 रूलर्स थे। चलिए अभी आगे आते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ। क्या दक्षिणापथ में टोटल 12 राजा थे जिन्हें हराया था समुद्रगुप्त ने? अभी रेड डॉट से जो आपको बताया था कि रेड डॉट से दिए गए हैं, रेड डॉट नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि क्या दक्षिणापथ के टोटल 12 राजा थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। यस, कहाँ दिया है इसमें? देखिए, तो यस दक्षिणापथ मैम, मैम कितने करेक्ट कितने है। रूलर थे? 12 रूलर। तो यानी कि अभी ये वाला ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। सेकंड फॉल्स है हमारा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, और भी ऑप्शन पूछे हैं। यस, डी, तक्षशिला एंड मदुरई वर इम्पोर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर। तो क्या गुप्त रूलर के अंडर थे ये तक्षशिला और मदुरई, दोनों ही इम्पोर्टेंट सेंटर रहे थे? रिकॉर्डिंग बंद करके 5 मिनट पढ़ाई जा रही है, मैं कर रहा हूँ, सुन भी नहीं रही, बच्चों से कुछ पूछते भी नहीं है। चलिए बेटा, तो अभी बाकी ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का टाइम भी ओवर होने वाला है। आज एक्सरसाइज होगी विनिंग कंप्लीट। ओके, यस मैम। यस मैम। आज तो 12:30 बजे है ना? चलिए तो आज के लिए इतना ही। 12:30 बजे है ना? गुड बाय एवरीवन। पढ़ा के खत्म कर दो। गुड बाय। गुड बाय।